हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। इनकम टैक्स की पिछली क्लास में हमने बात की थी रेजिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थान। हमने रेजिडेंशियल स्टेटस 4 पर्सन्स का देखा था। इंडिविजुअल व्यष्टि का, HUF हिंदू अविभाजित परिवार का, फर्म एंड कंपनी का। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंशियल स्टेटस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किसी पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस पर ही डिपेंड करता है कि उसका टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा। अगर कोई पर्सन भारत में रेजिडेंट है तो उसका टैक्स लाइबिलिटी अलग होगा, नॉन रेजिडेंट है तो उसका टैक्स लाइबिलिटी अलग होगा। टैक्स लाइबिलिटी इन द सेंस उसका कर दायित्व, बोले तो कुछ इनकम रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, कुछ इनकम ऐसी है जो नॉन रेजिडेंट के लिए फ्री है। यहाँ इनकम की कैटेगरी है। रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है और किसके लिए टैक्स फ्री। हमने पिछली क्लास में मेजर 3 कैटेगरी में रेजिडेंशियल स्टेटस को क्लासिफाई किया था। रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में निवासी; नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में असाधारण निवासी; नॉन रेजिडेंट, भारत में अनिवासी। इंडिविजुअल HUF का यही कैटेगरी था। ऐसे ही फर्म एंड कंपनी में भारत में निवासी और अनिवासी कैटेगरी था। आज हम बात करेंगे टैक्स लाइबिलिटी या टोटल इनकम। यहाँ कुछ इनकम रेजिडेंट के लिए फ्री है। रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और एक कैटेगरी है नॉन रेजिडेंट। हमने इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस मेजरली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। रेजिडेंट इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट। अभी हम बात करेंगे कि कौन सी इनकम किसके लिए फ्री है और कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल। फ्री और टैक्सेबल तो हम कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हमने यहाँ पर्सन को 3 कैटेगरी में रखा है। रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। कुछ इनकम किसी के लिए फ्री है, किसी के लिए टैक्सेबल है। चेक करते हैं कौन सा इनकम किसके लिए फ्री है। इनकम accrued and received in India। ये तीनों के लिए ही टैक्सेबल है। अगर आपने कोई इनकम इंडिया में कमाई, accrued, अर्न की है इंडिया में, एंड रिसीव्ड भी कहाँ हुई है आपको, इंडिया में, तो वो इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी, भले ही आप रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। इन तीनों का मीनिंग हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। अगर ये मतलब नहीं पता तो पिछली क्लास में आप इसका मतलब पहले देख लें। कोई इनकम भारत में ही एक्रूड अर्न हुई है, भारत में ही रिसीव हुई है, तो वो तीनों ही कैटेगरी के पर्सन्स के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। इसको एक एग्जांपल से समझ लें। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस विच इज सिचुएटेड एट मुंबई। बम्बई में व्यापार से आए। बताओ बम्बई कहाँ है? भारत में। व्यापार भारत मुंबई में ही कर रहे हैं। कहाँ पैसा कमाया? भारत में। और रिसीव भी कहाँ हुआ? भारत में।
अगर इंडिया में कोई बिजनेस सिचुएटेड है, कोई भी इनकम आपने भारत में कमाई और भारत में ही रिसीव हुई, तो ऐसी इनकम सभी कैटेगरी के पर्सन्स के लिए टैक्सेबल है। सेकंड, इनकम्स accrued in India but received outside India। ये भी तीनों कैटेगरी के पर्सन्स के लिए टैक्सेबल है। इनकम एक्रूड इन इंडिया, कमाई तो है भारत में बट रिसीव कहाँ हुई है? आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर। पैसा कमाया भारत में, अर्न हुआ इंडिया में और रिसीव हुआ आउटसाइड इंडिया, तो ये इनकम भी सभी कैटेगरी के पर्सन्स के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट। मान लो आपने सर्विस करी यहाँ मुंबई में या दिल्ली में और आपको आपकी सैलरी रिसीव हुई स्विट्जरलैंड में या जापान में। हो सकता है आपने नौकरी करी यहाँ, कमाया पैसा इंडिया में, बट आपको जो आपका सैलरी का पैसा है वो रिसीव हुआ आउटसाइड इंडिया में, तो भी तीनों ही कैटेगरी के पर्सन्स को यहाँ इंडिया में टैक्स देना होगा। थर्ड, इनकम्स एक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल है। एक्रूड आउटसाइड इंडिया, कमाया भारत के बाहर और रिसीव कहाँ हुआ है? इंडिया में, तो भी ये इनकम तीनों कैटेगरी के पर्सन्स के लिए टैक्सेबल है। इन शॉर्ट, इन तीनों पॉइंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर इनकम एक्रूड या रिसीव्ड दोनों में से कोई भी एक काम अगर इंडिया में हुआ हो तो वह तीनों कैटेगरी के पर्सन्स के लिए टैक्सेबल होगी। फर्स्ट पॉइंट में एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, दोनों ही काम इंडिया में हुए हैं। सेकंड पॉइंट में एक्रूड इन इंडिया, भारत में कमाया, तीनों को टैक्स देना है। थर्ड पॉइंट में रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में प्राप्त किया तो भी तीनों को टैक्स देना है। तो इन तीनों पॉइंट को हम शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं कि इनकम में कोई भी इनकम अगर इंडिया में एक्रूड हुई या इंडिया में रिसीव्ड हुई, दोनों में से एक काम भी अगर यहाँ हुआ तो तीनों कैटेगरी के पर्सन्स के लिए यह टैक्सेबल होगा। फोर्थ, इनकम्स एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब इनकम एक्रूड भी हुई बाहर, रिसीव्ड भी हुई बाहर आउटसाइड इंडिया, ना तो एक्रूड और ना ही रिसीव्ड इन इंडिया। अगर ऐसा केस हो तो केवल और केवल रेजिडेंट को यहाँ टैक्स देना होगा, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के लिए यह इनकम फ्री होगी। उनको यहाँ भारत में ऐसी इनकम पर टैक्स नहीं देना। जैसे जापान में सर्विस से इनकम फ्रॉम सर्विस इन जापान, जापान में आप नौकरी करते हैं तो कमाई जापान में, रिसीव भी हुई जापान में, तो एक्रूड भी जापान में, रिसीव्ड भी जापान में, तो केवल टैक्स किसको देना है? अगर वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है तो टैक्स देना है भारत में, अन्यथा वो इनकम आपके लिए फ्री हो। और लास्ट, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस which is situated outside India but controlled from India। इनकम ऐसे बिजनेस से जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड कहाँ से है?
इंडिया से, तो ये इनकम पर केवल इन दो जनों को टैक्स देना है, रेजिडेंट को, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट को। बट अगर नॉन रेजिडेंट वो हुआ तो उसके लिए ये इनकम फ्री होगी। तो इन सबको एक बार बहुत अच्छे से वापस आप समझें। तीनों पॉइंट को एक ही लाइन में आप समझ रहे हैं। एक्रूड या रिसीव्ड, दोनों में से एक भी काम अगर इंडिया में हुआ आपको तीनों को टैक्स देना है। कोई भी एक्रूड या रिसीव्ड में से कोई भी काम हुआ तीनों को टैक्स देना है। दूसरा, फोर्थ पॉइंट, एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कमाया भी बाहर, प्राप्त भी हुआ बाहर, तो केवल और केवल रेजिडेंट को टैक्स देना है। इन दोनों के लिए इनकम फ्री होगा। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस, एक बिजनेस से इनकम विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, है बिजनेस बाहर बट उसका कंट्रोलिंग कहाँ से होता है? इंडिया से। बिजनेस है भारत के बाहर बट उसका कंट्रोलिंग कहाँ से होता है? इंडिया से। तो इन दो जनों को टैक्स देना है। थर्ड वाले के लिए ये इनकम फ्री होगी। एक एग्जांपल से, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस सिचुएटेड एट नेपाल बट कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। इनकम हुई बिजनेस से जो सिचुएटेड है नेपाल में और कंट्रोलिंग कहाँ से होता है? दिल्ली से। दिल्ली इन इंडिया, तो नेपाल आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोलिंग कहाँ से हो रहा है? दिल्ली बोले तो इंडिया से। तो केवल इन दो जनों को टैक्स देना है। तो ये 5 तरह की इनकम डिपेंड्स ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस दैट वुड बी टैक्सेबल और नॉट। किसके लिए यह टैक्सेबल होगी, किसके लिए ये इनकम फ्री होगी, ये डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर। इन 5 पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से आप क्लियर करें। मैं कुछ एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस आपको यहाँ बता रहा हूँ। इंदौर में व्यापार से आय, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस एट इंदौर। बताएं ये 5 में से कौन सा पॉइंट है? इंदौर इंडिया में है, कुछ भी लिखा नहीं है कहाँ एक्रूड कहाँ रिसीव्ड, तो आप क्या मानेंगे? आपका इंदौर में बिजनेस है तो कमाई कहाँ अपने? एक्रूड हुआ इंडिया में, रिसीव्ड भी हुआ इंडिया में। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस एट मुंबई, मुंबई में व्यापार से आए, कुछ नहीं लिखा है तो मुंबई में है तो कमा रहे हो मुंबई में, और कुछ नहीं लिखा है इट मीन्स रिसीव भी हुआ आपको नेचुरली मुंबई में। तो फर्स्ट वाला पॉइंट, तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस एट जापान, जापान में व्यापार से आए, जापान आउटसाइड इंडिया, तो एक्रूड आउटसाइड इंडिया और रिसीव भी नेचुरली आउटसाइड इंडिया। तो फोर्थ पॉइंट काम करेगा, इनकम्स एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो ये केवल और केवल रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, इन दोनों के लिए फ्री होगा। एग्रीकल्चर इनकम एट नेपाल, नेपाल में कृषि से आए, नेपाल भारत के बाहर है, भारत के बाहर कृषि हुई, कमाया बाहर, तो रिसीव भी कहाँ हुआ? बाहर। अगेन फोर्थ पॉइंट, एक्रूड हुआ भारत के बाहर, रिसीव्ड भी हुआ भारत के बाहर, आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट, जापान में व्यापार से आए 5 लाख रुपए जिसे भारत में प्राप्त किया गया। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस एट जापान बट रिसीव्ड इन इंडिया, जापान में आए, कमाई जापान में और रिसीव कहाँ हुई? इंडिया में। रिसीव इंडिया में हुई, एक भी काम इंडिया में हुआ मीन्स तीनों को टैक्स देना है। देखें कौन सा पॉइंट है? इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया, जापान के बाहर, भारत के बाहर कमाया, बट रिसीव्ड कहाँ? रिसीव्ड कहाँ? इंडिया में हुआ है, इसलिए तीनों को यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल और सुने, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस विच इज सिचुएटेड एट नेपाल बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ऐसा बिजनेस जो नेपाल में सिचुएटेड है और उसका कंट्रोलिंग इंडिया भारत से होता है। तो बताएं कौन सा पॉइंट है? नेचुरली लास्ट, फिफ्थ, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, नेपाल में, बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, मुंबई में। तो यहाँ केवल इन दो जनों को टैक्स देना पड़ेगा। और इलस्ट्रेशन सुने, मुंबई में व्यापार से आए 5 लाख रुपए,
जिसमें से 4 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस एट मुंबई आउट ऑफ विच ₹4 लाख स्पेंट फॉर एक्सपेंडिचर। 5 लाख में से 4 लाख खर्च कर दिए, ये सेकेंडरी मैटर है। पहले हम बात करते हैं कहाँ एक्रूड हुआ, कहाँ रिसीव्ड हुआ। मुंबई में प्राप्त हुआ, मुंबई में कमाया, इट मीन्स इन इंडिया। एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, फर्स्ट पॉइंट है, तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। अब बात आती है 5 लाख, 4 लाख या 1 लाख, हाउ मच अमाउंट विल बी टैक्स्ड, कितनी अमाउंट पर टैक्स लगेगा, 5 लाख पर, 4 लाख पर या 1 लाख रुपए पर। 5 लाख रुपया टोटल कमाया, जिसमें से 4 लाख रुपए उसने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। 5 लाख में से 4 लाख एजुकेशन पर्पज से उसने खर्च कर दिया। ध्यान दें, यहां पर पूरे ही 5 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे। आपने पैसा कमाया, एक्रूड, कमाई पर टैक्स लगता है, भले ही आपने उसे खर्च किया या उसे बचाया। पैसा सभी खर्च करने के लिए ही कमाते हैं। 5 लाख आपने कमाया, अगर 5 ही लाख रुपए आपने पर्सनल पर्पज से खर्च कर दिया तो क्या आप टैक्स नहीं देंगे? बिल्कुल, आपको टैक्स तो देना ही होगा पूरे 5 लाख रुपए पर ही। लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि 5 लाख में से 4 लाख एजुकेशन पर खर्च हो गए तो 1 लाख रुपया बचा, केवल उस पर ही तो टैक्स देंगे सर। अरे भाई, 5 लाख आपने कमाया, 4 लाख एजुकेशन पर, और कह दो 1 लाख रुपए खाने पीने पर खर्च किया, तो क्या आप टैक्स नहीं देंगे? बिल्कुल, आपको टैक्स देना ही होगा, पूरे 5 लाख रुपए पर टैक्स देना है। कमाई अलग है, आय का कमाना अलग है, और आय का प्रयोग अलग है। यूज ऑफ इनकम इज डिफरेंट देन अर्निंग ऑफ इनकम। आय की कमाई पर टैक्स लगता है, आय के प्रयोग पर नहीं। अगर आपने ये 5 लाख रुपए कमाए, ऐसे ही आपने इसको नदी में या समुद्र में भी डाल दिया, उसको जला भी दिया, तो भी आपको 5 लाख रुपए पर टैक्स देना ही होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इनकम, कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी, किसके लिए फ्री होगी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, 2-3 इलस्ट्रेशन और समझ लीजिए। 3 पॉइंट, एक्रूड या रिसीव्ड में से कोई भी काम इंडिया में हुआ, तीनों को टैक्स देना है। एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बाहरी कमाया, बाहरी प्राप्त हुआ, केवल फर्स्ट को टैक्स देना है। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस, ऐसे बिजनेस से इनकम सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर है, बट कंट्रोलिंग कहाँ से होता है उसका, इंडिया से, तो केवल 2 जनों को टैक्स देना है। यस, जापान में व्यापार से आए 5 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस एट जापान ₹5 लाख, जिसमें से 2 लाख रुपए भारत भेजे गए, आउट ऑफ विच ₹2 लाख सेंट टू इंडिया। अभी बताओ कौन सा इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगा? जापान में आए 5 लाख, ये तो क्लियर है कि जापान में आए, जापान में कमाई, जिसमें से 2 लाख रुपए भारत भेजे गए। बताएं आपका मन क्या कहता है कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी, किसके लिए फ्री होगी? चेक करो इनमें से कौन सा वाला पॉइंट है। 4th पॉइंट कैसे, जरा देखें। इनकम एक्रूड जापान में हुई एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड भी जापान में हुई है। अरे भाई, रिसीव्ड जापान में हुई, वहीं प्राप्त हुई, तभी तो आपने उसको भारत में भेजा, सेंट। वहां प्राप्ति नहीं हुई तो यहां भेजा कैसे? ध्यान दें, एक्रूड भी जापान में हुआ, रिसीव्ड भी जापान में हुआ, 5 लाख, जिसमें से 2 लाख रुपए आपने भारत में भेजे। ध्यान रखें, इनकम की कमाई अलग है और इनकम का उपयोग अलग है। इनकम का यूज क्या होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। केवल फोकस रखें वेयर एक्रूड, वेयर रिसीव्ड, कहाँ यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, उससे यहां कोई लेना देना नहीं है। 5 लाख रुपए जापान में ही कमाए, जापान में ही प्राप्त हुए, केवल फर्स्ट वाले को टैक्स देना पड़े।
अब बाद में 2 लाख रुपए भली वो भारत भेजे या लंदन भेजे या उसको समुद्र में पानी में डाल दे या उसके आग लगा दे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। केवल फोकस करें वेयर एक्रूड वेयर रिसीव। नेक्स्ट अगला एग्जांपल और सुने। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस एट लंदन। लंदन में बिजनेस से इनकम 5 लाख रुपए, जिसमें से 1 लाख रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिए गए, आउट ऑफ विच ₹1 lakh स्पेंट फॉर एजुकेशन पर्पज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया, 5 लाख कमाया था लंदन में। लंदन में कमाया, आउटसाइड इंडिया। रिसीव भी कहाँ हुआ? नेचुरली आउटसाइड इंडिया। अब वो बच्चों की शिक्षा पे खर्च करे या खाने पीने में खर्च करे, उसे किसी भी यूज में ले, उससे हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं। यहाँ अगेन कौन सा पॉइंट वर्क करेगा? 4th, एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, केवल फर्स्ट पर्सन को ही टैक्स देना है। और सुने, स्विट्जरलैंड में व्यापार से आए 5 लाख रुपए। स्विट्जरलैंड में बिजनेस इनकम ₹5 लाख, जिसमें से 2 लाख रुपए भारत में प्राप्त किए गए, आउट ऑफ विच ₹2 लाख रिसीव्ड इन इंडिया। यहां वर्ड्स पे फोकस करें। स्विट्जरलैंड में बिजनेस इनकम 5 लाख कमाया, स्विट्जरलैंड 5 लाख प्राप्त कहां हुआ? इंडिया में। 2 लाख रुपए इंडिया में रिसीव हुए। मैंने आपको बताया था एक्रूड और रिसीव्ड दोनों में से एक भी एक्टिविटी अगर इंडिया में हुई तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में कितना रिसीव्ड हुआ? 2 लाख रुपए, तो तीनों को ही टैक्स देना पड़ेगा 2 लाख रुपए। कौन सा पॉइंट इसमें से रहेगा? इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, तो 2 लाख रुपए पर तीनों को ही टैक्स देना पड़ेगा। अब रही 3 लाख रुपए की बात। स्विट्जरलैंड में बिजनेस से इनकम हुई थी 5 लाख, जिसमें से 2 लाख रुपए इंडिया में रिसीव हुए। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी के 3 लाख स्विट्जरलैंड में ही रिसीव हुए। तो स्विट्जरलैंड में ही कमाया, स्विट्जरलैंड में ही रिसीव हुआ ₹3 लाख। चेक करें 4th पॉइंट, एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। स्विट्जरलैंड में कमाया, स्विट्जरलैंड में रिसीव हुआ, तो पूरे 3 लाख, सॉरी, केवल रेजिडेंट के लिए ही टैक्सेबल होगा, इनके लिए ये फ्री। तो यहां वर्डिंग्स पे फोकस करना जरूरी है। मेजर यहां पॉइंट्स हैं केवल 5, बट इनकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। इसको बहुत अच्छे से वर्डिंग्स को आप एक बार और ध्यान से देख लें। ये तो हमने बात करी कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है। अभी हम बात करेंगे करमुक्त आय, एग्जेम्प्ट इनकम। ये 3-4 इनकम मैं यहां लिख रहा हूं जो इन तीनों के लिए फ्री है, भले ही वो रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। पहला, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। ये शायद वर्ड पहले भी आया था। भारत में अगर आप कृषि करते हो तो कृषि आय भारत में करमुक्त है सभी के लिए। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी से लाभांश। अगर भारतीय कंपनी है, उसके आपने शेयर्स लिए हुए हैं, शेयर्स पर आपको डिविडेंड मिला है, तो वो डिविडेंड भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है, भले ही आप रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, ये इनकम आपके लिए बिल्कुल फ्री रखी गई है। नेक्स्ट, भूतकालीन विदेशी लाभ, जो गत वर्ष में भारत लाए गए। भले ही
जिन पर पहले कर नहीं लगाओ। यस, आपने पास्ट में कुछ समय पहले विदेश में बहुत पैसा कमाया था, वो पैसा गत वर्ष में, यस अगेन ये वर्ड आया, गत वर्ष, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अभी जो सेशन चल रहा है 2021, ये तो है आपका असेसमेंट ईयर, और पिछला साल जो अभी खत्म हुआ है 19-20। अगर 19-20 में आप कुछ पैसा यहाँ इंडिया में लेकर के आए हो, कमाया कहाँ था? विदेश में। तो ध्यान रखें, भूतकाल में विदेश में कमाया गया लाभ जो गत वर्ष में भारत लाया गया, भले ही पहले उस पर टैक्स लगा कि नहीं, वो यहाँ फ्री होगा। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप विदेश से कितना भी पैसा कमा करके भारत में लाओ, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है, बट पहले कमाया हुआ होना चाहिए। भले ही पहले टैक्स दिया या नहीं, इंडिया में अगर आप उसको लेकर के आए तो वो आपके लिए फ्री होगा, सभी के लिए फ्री है। गिफ्ट अप टू ₹50,000, 50,000 रुपए तक का अगर आपको गिफ्ट मिला है तो वह गिफ्ट भी आपके लिए फ्री है। अगर 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट आपको अगर मिल गया है तो वो गिफ्ट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, रिलेटिव्स के अलावा। और लिख दें इसको, गिफ्ट अप टू ₹50,000 और गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स। अगर संबंधियों से आपको उपहार मिला है, गिफ्ट मिला है, भले ही वो 50,000 से भी ज़्यादा का है, तो वो भी आपके लिए फ्री रखा गया है। तो ये कुछ इनकम शॉर्ट में अभी यहाँ केवल टोटल इनकम कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2-4 पॉइंट एग्जेम्पशन के मैंने आपको बताए। आपको अभी केवल ये ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय भारत में है तो फ्री है। पॉइंट आएगा एग्रीकल्चर इनकम एट जापान, जापान में हुआ मतलब आपको टैक्स देना है। जापान में कमाया, जापान में प्राप्त हुआ, पॉइंट नंबर 4 लगेगा। केवल रेजिडेंट को टैक्स देना है। बट इसकी जगह अगर ऐसा पॉइंट आया, इंदौर में कृषि से आए, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एट इंदौर, तो भारत में कमाया, भारत में प्राप्त हुआ, तो तीनों को टैक्स देना चाहिए। बट नहीं, किसी को टैक्स नहीं देना है, क्योंकि ये इनकम आपके लिए क्या है? एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री है, किसी को भी टैक्स नहीं देना है। ऐसे ही भारतीय कंपनी है, इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है कभी, तो वो भी फ्री है। लेकिन विदेशी कंपनी से अगर आपको लाभांश मिला तो वो टैक्सेबल है। ये पॉइंट्स का ध्यान रखना है। भूतकालीन विदेशी लाभ जो गत वर्ष में आप भारत लेके आए, भले ही पहले इस पर टैक्स लगा कि नहीं, वो भी आपके लिए फ्री है। और लास्ट, 50,000 रुपए तक का गिफ्ट और संबंधियों से प्राप्त उपहार, चाहे उसकी अमाउंट कुछ भी हो, ये आपके लिए फ्री है। तो आप एक बार ये एग्जेम्प्ट इनकम्स का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हुआ आज का पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम या टैक्स लाइबिलिटी। टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, डिपेंड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस पर कि वो रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। 5 पॉइंट मैंने इनकम के लिखाए, कौन सा पॉइंट किसके लिए टैक्सेबल है वो आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसके अलावा ये 3-4 तरह की इनकम्स ये बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। आज की क्लास में केवल इतना ही। ध्यान रखें, हम रोज़ बहुत कम पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखें। पहले दिन का मैटर हम समझेंगे तो अगले दिन का मैटर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज केवल इतना ही। बाय।